सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे हैं। बढ़िया है। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। कल की छुट्टी होगी बीच में। अपने इतिहास में बात किसकी कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात कर रहे थे? दिल्ली सल्तनत की। अगर दिल्ली सल्तनत में मैं बात करूं तो अभी तक हमने गुलाम वंश की बात की। गुलाम वंश में हमने किस किस चीज की बात की? कुतुबुद्दीन ऐबक की और इल्तुतमिश की और रजिया सुल्ताना की और बलबन की बात की हमने, ठीक है। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में समझा के तो मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। आज अपने बात किसकी करनी है? अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट शासनकाल है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का। मात्र 20 वर्ष का शासनकाल, और वैसे माना जाए तो खिलजियों का 30 वर्ष, ठीक है। उसमें से भी इसका शासनकाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। किसकी दृष्टि से? दिल्ली सल्तनत की दृष्टि से। और मध्यकालीन भारत के अंदर भी खास तौर से खिलजियों का जो शासनकाल है बढ़िया माना जाता है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो पिता का नाम शिहाबुद्दीन था। पिता, क्योंकि समझा तो दिया ना मैंने कल। पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन था। और लालन पालन किसने किया? कल भी मैंने बताई थी चीजें। लालन पालन किसने किया? किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि इसका चाचा था ना। ये क्या था? ये चाचा था। और अगर इसकी बात की जाए तो यही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसकी पुत्री से शादी करता है, जिसका मतलब ये क्या बन गया? इसका दामाद, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका क्या किया? लालन पालन किया। और अगर पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ, तो जन्म पूछ लिया तो 1266-67 के आसपास। कब? 1266-67 के आसपास इसका जन्म माना जाता है। और एक चीज तो आपको पता है ना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1210 के अंदर। कब हुई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1210 नहीं, सॉरी, ठीक है, 1296, ठीक है। तभी इसका शासनकाल क्या आ जाता है? प्रारंभ 1296 से लेकर, क्योंकि देखो सारा 1320 तक ऑल सारा का सारा क्या खिलजियों का शासनकाल रहता है। तो इसका 1296 से लेकर 1316 ईस्वी। उसके बाद में कौन आ जाता है? खुसरो शाह जो खिलजी होता है वो, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। इसके बाद में कौन आ जाता है? मुबारक शाह खिलजी। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कि इसका बचपन का क्या नाम था। तो बचपन का नाम इसका क्या था? अली गुरशास्प। क्या नाम था? अली गुरशास्प। इंपॉर्टेंट बन जाता है इसका बचपन का नाम। इसका बचपन का क्या नाम था? अच्छा, एक बरनी का कथन जो मैंने पहले भी बताया था, लिखवाने की तो जरूरत है नहीं। बरनी क्या चीज कहता है कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो ये चीज कहता है कि अभी तो शाही मुकुट से क्या है, रक्त टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है? शाही चंदोवा धारण कर लेता है। ये चीज मैंने बता दी थी ना, ठीक है। ये चीज लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि सुल्तानी की उपाधि इसने उस टाइम ले ली थी। इसके राज्याभिषेक की अगर बात करूं मैं कि राज्याभिषेक कहां पर हुआ? राज्याभिषेक तो मैंने बलबन के समय ये चीज बताई थी कि उसने एक लाल महल का निर्माण करवाया था। किसने? बलबन ने। तो उसी बलबन के लाल महल में क्या होता है? इसका राज्याभिषेक। बलबन के लाल महल में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ। ये चीजें इसीलिए लिखवाई जा रही है क्योंकि आपको पहले समझा दी गई है सारी की सारी चीजें। इसी उपाधियां पूछी जाती हैं। अब जैसे मैंने समझाते वक्त ये चीज बताई थी, क्या चीज? कि ये क्या है? सिकंदर की तरह विश्व को जीतना चाहता था। ये क्या करना चाहता था? सिकंदर की तरह ही विश्व विजेता बनना चाहता था। पूरे साम्राज्य को इसने क्या किया? आगे बढ़ाने की कोशिश की। बट इसके एक साथी, हालांकि नाम नहीं पता चलता उसका, अभी तक भी मेरे को भी पता नहीं है, उसने इसको समझाया कि देख, सिकंदर भी नहीं जीत पाया और मुझे नहीं लगता तू भी जीत लेगा। इसीलिए क्या है कि उसने इस चीज को मतलब वहीं के वहीं ठहरा दिया और इसने कुछ उपाधियां धारण की अपनी मतलब संतावना के लिए। जैसे विश्व विजेता की, कौन सी?
विश्व विजेता की उपाधि धारण की इसने, सिकंदर एहसानी। ये चीजें मैंने बता दी ना पहले, सिकंदर एहसानी। द्वितीय सिकंदर कहते हैं वैसे इसको, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, लिखो आप आगे, लिखवाता हूं फिर मैं आपको। लिख लिया क्या? अच्छा, फिर अगर इसकी बात की जाए, मिटा दो सर। फिर इसकी अगर बात की जाए तो इसने एक उपाधि अपने को दी, खलीफा का नायाब या खलीफा का नायब। ठीक है, खलीफा का नायब, यानी कि बहुत ज्यादा जो प्रिय है खलीफा। देखो खलीफा, अगर मैं ऐसे जस्ट आगे बात करेंगे जब अपने मुबारक शाकिर जी को, तो उसने तो खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया था। उसके बारे में इंटरेस्ट भी बहुत है पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, कुछ ही चीजें होती है इंटरेस्टदार होती हैं। अच्छा, इसने एक उपाधि और धारण की, इसने जनता का चरवाहा। क्या? जनता का चरवाहा। और एक युग का विजेता, क्योंकि अपने युग का ये विजेता था ना। विद्या को भी कैसे भी है, हालांकि ये सिकंदर की तरह विश्व को तो नहीं जीत पाए, बट इसके जो कार्य हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। काफी मतलब विद्वानता से इसके कार्य माने जाते हैं। और इसने काफी अभियान भी किए, मुख्य मुख्य अभियान अपने आप करके जाएंगे। ठीक है, देखो वहां पे एक मैंने उपाधि लिखवाई ना, विश्व का विजेता। ठीक है, विश्व का सुल्तान, ये उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गई इसकी, अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, उपाधियां हो गई। ठीक है, अच्छा अब वैसे तो हालांकि पीछे भी कुछ एक बंदों ने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी, बट अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर बात की जाए, किसके अंदर, क्योंकि मैंने चीजें समझा तो दी है, लिखवाने वाली है। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो काल है या शासन काल है, उसको क्या माना जाता है, साम्राज्यवादी युग माना जाता है। क्या माना जाता है? साम्राज्यवादी युग माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का काल या युग साम्राज्यवादी युग। क्योंकि साम्राज्यवादी तभी है ना कि इसने क्या किया, एक राजा होने के नाते इसने अपने शासन को क्या है कि सुचारू रूप से आगे बढ़ाया, फैलाया, विस्तारित किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, साम्राज्यवादी युग कहा गया इसके शासन काल को। ठीक है, इसके काल को, इस चीज को आप नोट लगा के लिखिएगा कि इसके साम्राज्य को क्या कहा गया, साम्राज्यवादी युग। अच्छा, फिर यहां से एक मोड़ आती है कहानी, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनके बारे में काफी चर्चा मिलती है अपने को इसके शासन काल में। वो मैंने बताया था ना उदाहरण के तौर पर कि टीम के अंदर अगर प्लेयर ढंग के हो तो फिर क्या है, टीम अच्छी चलती है। चलती है ना सर, टीम अच्छी चलेगी अगर उस टीम के अंदर प्लेयर अच्छे हैं। तो इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी कैप्टन और उसकी टीम में बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके सेनापतियों के बारे में मिटा दो। देखो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, प्रमुख सेनापति, अच्छा अगर सेनापतियों की बात की जाए तो मैंने समझाते वक्त भी ये चीज बताई थी कि दक्षिण अभियान के लिए अलग से थे, मंगोलों के सामने जो सामना करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अलग से सेनापति नियुक्त कर रखे थे, उत्तर पश्चिम भारत के लिए अलग से सेनापति नियुक्त कर रखे थे। हालांकि जो बांट जरूर रखे थे, पर साथ में कोई भी किसी तरह से भी जाता है वो चीज अपने को अलग अलग मिल सकती है। ठीक है, नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो अपने को मिलता है मलिक काफूर या मलिक काफूर। मलिक काफूर, ये मलिक काफूर वही है जो 1000 दिनारी भी कहलाता है, जिसको क्या है कि अपना जो नुसरत खान जो है खरीदा था खंबात की खाड़ी से इसको। ठीक है, आगे स्टोरी आएगी, बताऊंगा हम आपको। मलिक काफूर दक्षिण भारतीय अभियान के लिए इसको रखा हुआ था। ठीक है, किसके लिए, दक्षिण भारत अभियान के लिए नियुक्त किया गया था। इसको बांट के रखे हुए थे फील्डों में कि ये गेंदबाजी करेगा और ये क्या करेगा, बैटिंग करेगा, इस तरह से। ठीक है, अच्छा फिर बात की जाए तो प्रमुख सेनापति जैसे जफर खान है, नंबर 3 पर अगर बात की जाए तो उलुग खां,
और नंबर 4 नुसरत खां। यही नुसरत खां मैंने बताया था ना कहां पर मारा जाता है, आगे बात करेंगे अपनी, ठीक है। नंबर 5 अलप खां। हालांकि इनको भी बांट के रखा हुआ था कि कौन है किसके लिए है। जैसे अगर बात की जाए उलुग खां और जफर खां की, तो मंगोलों का सामना करने के लिए क्या इनको नियुक्त किया गया था? मंगोलों का सामना करने के लिए। अच्छा, फिर अगर इन चारों की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त रूप से ये क्या करते थे? उत्तर पश्चिमी भारतीय अभियान। क्या? उत्तर पश्चिमी भारत अभियान के लिए क्या किया गया था? इनको नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर अपने क्या अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों की बात करें तो एक बार मिटा दूं इसको, मैं लिख लिया। अच्छा, अब देखना इसके प्रमुख जो अभियान है, किसके प्रमुख अभियान? तो सबसे पहले अभियान कौन सा आएगा? गुजरात अभियान। कौन सा? गुजरात अभियान। समझा तो दिया ना मैंने सारी चीजें। अगर गुजरात अभियान की अगर बात की जाए तो 1299 ईस्वी, कौन सी ईस्वी? 1299 ईस्वी में इस अभियान की चढ़ाई की जाती है, आक्रमण किया जाता है और यहाँ का शासक पूछ लिया जाता है। शासक कौन था यहाँ का? कर्ण बघेल। और कर्ण बघेल यहाँ का शासक था। और अगर इसमें पूछा जाए कि सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की ओर से सेनापति कौन थे, ये चीज तो अपने को पता है। गुजरात दक्षिण भारतीय अभियान या फिर पश्चिम भारतीय अभियान, कौन से अभियान में गिना जाएगा ये? उत्तर पश्चिम। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर सेनापति कौन कौन होंगे? उलुग खां और नुसरत खां, क्योंकि हालांकि उसमें जफर खां का नाम मिलता है, बट इसके साथ में कौन है? एक तो नुसरत खां प्लस उलुग खां, ये सेनापति होते हैं खिलजियों की ओर से। और अगर इस युद्ध की बात की जाए तो कर्ण बघेल पराजित हुआ। क्या हुआ? कर्ण बघेल पराजित हुआ। इसी कर्ण बघेल की पत्नी, क्या नाम मिलता है? मैंने बताया था ना कल, कमला देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। क्या नाम था? देवल देवी। ये इसकी क्या थी? पुत्री थी। इन दोनों को क्या है, नुसरत खां अपने साथ ले जाता है। कहां पर? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाएगा ना लेके। तो इसी कमला देवी से क्या है, विवाह करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर लेता है? अलाउद्दीन खिलजी इसी से विवाह कर लेता है। और विवाह के उपरांत कमला देवी के एक पुत्र उत्पन्न होता है, इसका क्या नाम बताया था कल मैंने? खिजर खां। चित्तौड़ अभियान के दौरान चित्तौड़ का किला जीतने के बाद इसी के नाम पर खिजराबाद नाम रखा जाता है चित्तौड़गढ़ का। हालांकि वो अलग सी चीजें हैं, और प्रमुखता इसमें जो अच्छी चीज मिलेगी इसी अभियान के दौरान। क्या? इसी अभियान के दौरान किसको? हालांकि समझाइए ये चीजें मेरी सारी। मलिक काफूर को क्या करता है? काफूर को, जो एक नपुंसक है ना, ये चीजें मैंने बताई थी। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है। कौन खरीदता है? नुसरत खां। नुसरत खां क्या कर लेता है? इसको खरीद लेता है। और एक चीज याद रखना, इसीलिए क्या है, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिलती है। और कहां से खरीदता है? अगर ये पूछा जाए तो खंबात की खाड़ी, गुजरात, क्योंकि गुजरात अभियान है ना, तो गुजरात अभियान में खंबात की खाड़ी, वहां से क्या है, इसको खरीदा जाता है। 7 फुट का लंबा चौड़ा मलिक काफूर। अच्छा, ये चीज हो गई, मिटा दूं?
लिखो। अब अपने बात किसकी करेंगे? तो 1299 में गुजरात अभियान हो गया। अब अपने किसकी बात करेंगे? रणथंभौर अभियान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रणथंभौर अभियान। 1301 ईस्वी। शासक कौन है वहां का? चीज आपको याद होगी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी क्या है यहाँ पे आक्रमण किया था। हालांकि वो चढ़ाई नहीं कर पाया। चढ़ाई ना कर पाने की वजह से उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों की या 100 किलो की क्या है कीमत मुसलमान के एक बाल के बराबर या फिर बाल की कीमत ज्यादा समझता हूं ऐसे 100 किलो से, फोर्ट से। ये कौन कहता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये बात कहता है। और अगर बात की जाए तो आते वक्त वो हिंदू मंदिरों को भी तोड़वाता है गुस्से के अंदर। और इसी चीज को क्या फॉलो करते हुए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणथंभौर के किले पर चढ़ाई करता है 1301 ईस्वी में। और इसी के दौरान अगर बात की जाए तो नुसरत खां और उल्लुग खां क्या थे? इसके सेनापति थे। और इसी युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। कौन कौन मारा जाता है? मैंने कल बताया था। हाँ बिल्कुल, हमीरदेव चौहान जो है वो मारा जाता है। उसकी पत्नी मारी जाती है, उसकी पुत्री भी मारी जाती है। पुत्री अगर मैं उसकी पत्नी की बात करूं तो वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। सर ये कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो हमीरदेव चौहान है, ठीक है, ये वापिस आया जब इसको मतलब इसने देखा भी ये सबने जौहर वगैरह कर लिया है, ठीक है, तो ये कहानी भी मिलती है सर, इसमें भी कंफ्यूजन है। हालांकि मिल सकती है, किंवदंतियां मिल सकती हैं ऐसी ऐसी, पर अपने को क्या है कि जब अपने पढ़ाते हैं तो एक प्रमाणिक चीज ही आगे लाई जाती है। ऐसी मतलब उलट फेर वाली जिसमें क्या है कंट्रीब्यूशंस होती है वो सामने नहीं लेके आई जाती है ना, गलतफहमी हो जाती है। रंगदेव इनको भी जो हमीरदेव चौहान है वो भी केसरिया हो चुके हैं। अच्छा, तो फिर ये पीछे से ये कर लेते हैं और जब ये वापस आता है तो देखता है वहां पे है ही नहीं। फिर ये खुद को मतलब भगवान शिव का एक मंदिर होता है रणथंभौर किले के अंदर, वहां पे अपने आप को मतलब क्या कर देता है, भेंट कर देता है। कहने का मतलब हाँ मिलती है ऐसी स्टोरी, बिल्कुल मिलती है ऐसी स्टोरी। पर प्रमाणिक तौर पर अगर अपने आरपीएससी की एनटीपीसी की जो बुकें देख इसकी एंटी क्या कहते हैं अपने एनसीईआरटी उनकी अगर बुकें देखें ना, अपने को स्टोरी के बारे में अपने को यही कहानी मिलती है कि युद्ध में केसरिया कर लेता है कौन? अपना हमीरदेव चौहान पीछे से, क्योंकि उसने केसरिया कर लिया तो पीछे से क्या रंग देवी यानी इसकी जो पत्नी होती है वो अग्नि जौहर और उसकी पुत्री जो देवल देवी जो मिलता है उसका देवल देवी नाम है, वो क्या कर लेती है? पीछे से जौहर कर लेती है, जल जौहर कर लेती है। ठीक है, तो रणथंभौर अभियान की बात करते मिटा दो। अच्छा, अब देखना रणथंभौर अभियान कब हुआ? रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में क्या है, इस किले पर घेरा डाला जाता है यानी कि चढ़ाई की जाती है और यहाँ का शासक पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमीर चौहान, राठौड़ शासक है चौहान। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? रंग देवी। और इसकी जो पुत्री है उसका नाम मिलता है देवल देवी। क्या नाम मिलता है? देवल देवी। और इस युद्ध में अगर खिलजियों के सेनापति की बात की जाए, खिलजी सेनापति कौन कौन थे, तो मैंने समझाते वक्त ये चीज बताई थी कि इसमें जो सेनापति जाते हैं तो नुसरत खां होता है। कौन होता है? नुसरत खां होता है। प्लस कौन है? उल्लुग खां। क्योंकि 1299 से जस्ट क्या है कि विजय प्राप्त करके आए थे और इतना ज्यादा मतलब कि इसमें फासला रहा भी नहीं। 1301 एक आधे साल का बीच में फर्क है। ऐसे ही था सर, इस मतलब अभियान एरिया से ये गुजरात से मतलब वापिस इधर मतलब लौट के आ रहे थे तो विजय प्राप्त करने के लिए मतलब हर चीज को जीतते हुए इस तरह से लड़ते ही जा रहे थे। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि हमीरदेव चौहान जो है वो तो केसरिया कर लेता है क्योंकि हार होती है ना। केसरिया कर लिया। रंग देवी अग्नि जौहर करती है। क्या किया? रंग देवी ने अग्नि जौहर और देवलदे ने क्या किया? जल जौहर। इस तरह से क्या हो जाता है? एक शाका। क्या हुआ?
शाखा हो जाता है। राजस्थान का ये क्या माना जाता है? प्रथम शाखा। प्रथम शाखा माना जाता है। किसमें? रणथंभौर के अंदर। राजस्थान का प्रथम शाखा हमीर देव चौहान केसरिया रंग देवी अग्नि जौहर और देवल क्या कर लेती है? जल जौहर कर लेती है। ठीक है। इस युद्ध में जैसे मैं अभी भी पूछ रहा था आपसे कि इसमें घटना ऐसी घटी कि इसमें क्या है, हमीरदेव चौहान किसको मार डालता है? मार डाला। ठीक है। नुसरत खान को मार डाला किसने? हमीरदेव चौहान ने, और खुद भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस युद्ध के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिलती है। ठीक है। तो ये अपना क्या था? रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी। बिठा दो। अब अपने बात करेंगे चित्तौड़ अभियान की। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, ज्यादा। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया गया? कब किया गया? रतन सिंह के टाइम में 1303 ईस्वी का टाइम मिलता है। स्टोरी मैंने बता दी है, चीजें बस मेन जो है लिखवाने वाली हैं। शासक पूछ लिया जाता है तो रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी का नाम याद रखना आपको। क्या नाम था? पद्मिनी। पद्मिनी इसकी पत्नी का नाम था। और इसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जाता है इस अभियान के अंदर, और साथ में कौन होता है ये पूछा जाता है? सेनापति मलिक काफूर होता है साथ में। कौन होता है? फिर वह अलाउद्दीन खिलजी समय गया। खिलजी समय इस अभियान पर गया। ठीक है। समय इस अभियान पर जाता है। स्टोरी आपको पता है कि क्या घटना घटी, किस तरह से घटी। अब इससे जस्ट की थोड़ी सी पहले स्टोरी मिलती है, वो आपके लिए जरूरी है। देखो राघव चेतन क्या करता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। राघव चेतन जो किसके दरबार में होता है? पहले तो रतन सिंह के दरबार में था पहले। कौन? राघव चेतन। और रतन सिंह इसको जब निकाल देता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर राघव चेतन पद्मिनी के सौंदर्य का क्या करता है? के सौंदर्य का वर्णन करता है, या फिर क्या करता है? उसकी तारीफ करता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। वहीं से प्रभावित होकर, हालांकि ऐसी गिनतियां मिलती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है यहाँ पे चढ़ाई करता है। बट ऐसी कोई भी हालांकि प्रमाणिक पुस्तकों में ऐसी कंडीशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारी शादियां हुई हैं पहले भी इसकी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? चित्तौड़ के इस किले से प्रभावित था। ये इस किले को जीतना चाहता था, और कहीं ना कहीं मतलब वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो उसके मतलब जीतने के क्रम में ये आया। ऐसी कोई भी बात नहीं थी पद्मिनी के लिए। हालांकि मिलती है स्टोरियां, कहां पर मिलती है वो बता देता हूं मैं आपको। ये जो अपने मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ जो है आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी जो रचना है आपको पता भी होगा, मूवी आई थी इस पर, पद्मावत। पद्मावत जो ग्रंथ है इसके आधार पर क्या है कि इस चीज को बताया गया है कि ये स्टोरी घटित हुई थी। अगर इसकी बात की जाए तो शेरशाह सूरी के टाइम ये रचा गया था। किसके टाइम? शेरशाह सूरी के टाइम, 16वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। और इसी चीज का वर्णन अपने एक जगह और भी मिलता है। कहां पर मिलता है वर्णन? वहां पे मिलता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में क्या है, इस युद्ध के अंदर, इस अभियान में कौन सा बंदा साथ आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है, कौन साथ आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस अभियान में साथ कौन था आया? अमीर खुसरो। कौन आया? अमीर खुसरो। और इसी अमीर खुसरो ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ खजाइनुल फतूह में। खजाइनुल फतूह में इस चीज का वर्णन किया है। किस चीज का? चित्तौड़गढ़ अभियान का वर्णन किया है कि किस तरह से इसमें ये घटना घटित हुई। इसी से चीज पता चलती है, मतलब इन दो ग्रंथों से,
इन दो ग्रंथों से अपने को इस चीज के बारे में पता चलता है कि इस रतन सिंह के जो दो सेनापति थे, कौन कौन है? गोरा और बादल, वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते हुए। स्टोरी मैंने बताई हुई है सारी की सारी, ज्यादा व्याख्यात करने की जरूरत नहीं है। रतन सिंह क्या है कि वीरगति को प्राप्त होता है, रानी पद्मिनी जो है वो क्या कर लेती है? अग्नि जोहर। इसने क्या किया? अग्नि जोहर किया। ये पता क्यों करती थी? रणथंभौर के अंदर भी ये चीज हुई है, सांगा के टाइम भी ये चीज हुई है। ये मतलब अपने आप को गौरवान्वित समझते थे इस चीज के लिए, ये करना गौरवान्वित था इनके लिए कि राजपूत ये चीज मानते थे कि अपने मतलब देह को बचाने के लिए, अपने मतलब प्राणों को बचाने के लिए ये काम किया जाए तो अच्छा रहता है, मतलब इनकी संस्कृति के अंदर था। इसीलिए इस चीज को क्या है इन्होंने लगातार जारी रखा, लंबे टाइम तक जारी रखा। अच्छा, इस पर बात की जाए, इसने अग्नि जोहर किया और रतन सिंह क्या है वीरगति को लड़ता हुआ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरी मिलती है इसके अंदर। बिठा दूं? बात समझ में आ गई? बाकी चीजें समझाई हुई है मेरी, ज्यादा लंबा चौड़ा लेके नहीं चलेंगे अपने। अच्छा, एक अभियान और पहले भी मैंने बताया हुआ वारंगल, वारंगल यानी तेलंगाना अभियान। अच्छा, याद होगा 1303 ईस्वी का टाइम आपको, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। उसके अंदर क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है सर? दक्षिण भारत के अंदर अभियान करता है, सफल अभियान करता है, बहुत सारा धन लूट के लाता है वहां से। ये चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद में जस्ट आता है तो तब इसको क्या है कि मणिकपुर उत्तर प्रदेश का सूबेदार बनाया जाता है, किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। तो ये स्टोरी 1303 ईस्वी में भी क्या है, मलिक छज्जू होता है उस टाइम। 1303 ईस्वी में किसको हराता है ये? यहां पर किसका शासनकाल था उस टाइम? मलिक छज्जू का। ठीक है, उस टाइम वारंगल के ऊपर अभियान किया जाता है। फिर जस्ट इसके बाद में 1308 ईस्वी, कब? 1308 ईस्वी के अंदर क्या है, फिर से क्या है कि मतलब जो अपने खुद के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चढ़ाई करता है वारंगल के ऊपर। इस टाइम वारंगल का जो शासक मिलता है, यहाँ का शासक कौन था 1308 ईस्वी में? 1308 ईस्वी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? प्रताप रुद्र सेन, प्रताप रुद्र सॉरी देव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव इसका शासक था उस टाइम में। लहरदेव के नाम से भी जाना जाता है इसको। किस नाम से? लहरदेव के नाम से इसको जाना जाता है। ये उस टाइम का शासक था। और अगर बात की जाए सेनापति कौन था खिलजियों का, तो मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। हालांकि स्टोरियां मिलती हैं इस तरह से कि जब इसको पराजित कर, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर क्या है कि सोने की जंजीरों में जकड़ कर लाया जाता है। सोने की जंजीरों में क्या है, जकड़ कर या फिर इसको पकड़ कर किसी तरह से लाया जाता है दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और इसी के दौरान यही प्रताप रुद्रदेव क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भेंट करता है। कोहिनूर हीरा भेंट करता है। ठीक है, कौन? प्रताप रुद्रदेव किसको कोहिनूर हीरा भेंट करता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया? कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो ये मुख्य मुख्य अभियान थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अगर बात की जाए, मुख्य मुख्य अभियान हो गए, अब अपने क्या है कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें उन पर बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण चीजें किस तरह से, बिठा दू ये? अच्छा, अब देखना कितना टाइम हो गया ये पूछ रहा हूं। चल कोई बात नहीं, कुछ चीजें और कर लेते हैं अपने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में मैं अभी आपको बता के, क्योंकि बताई हुई है सारी चीजें, लिखवाने वाली है सारी सारी। ठीक है, अच्छा
अलाउद्दीन की अगर बात की जाए तो ये ऐसा प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ऐसा प्रथम शासक था जिसने क्या किया, जिसने क्या किया था, स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। क्या किया इसने, स्थायी सेना रखना क्या किया, प्रारंभ किया। और अगर इसकी बात की जाए तो मैंने पहले ये चीजें सारी की सारी बताई हुई है, ठीक है। और इसको ये नगद वेतन देता था, क्या करता था, ये नगद वेतन देता था। और अगर इसकी बात की जाए तो जो घुड़सवार थे उसको कितना दिया जाता था, आपको मैंने ये चीजें बताई हुई है। घुड़सवार को 234 टन का, ठीक है। घुड़सवार सैनिक जो होता था उसको कितना, 234 टन का। और जो पैदल सैनिक जो था, जो पैदल सैनिक होता था उसको कितना टन का दिया जाता था, मात्र ही 78, जिसको 78 टन का बोलते हैं। टन का यानी कि जो तांबे की जो क्या थी, मुद्रा, मैंने बताई थे ना, सॉरी हाँ, चांदी की। तांबा यानी जीतल, तांबा यानी जीतल, ये वो मुद्रा थी जो अच्छा, इसने ये सर्वप्रथम ये पहला व्यक्ति है जिसने क्या, सेना का हुलिया रखना प्रारंभ किया। वो बताया था मैंने किस तरह से क्या क्या कार्य थे, सेना का हुलिया रखना इसने क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है। सेना का हुलिया रखना प्रारंभ किया। घोड़े दागने की प्रथा इसने स्टार्ट की, क्या की, घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की, ठीक है। घोड़े दागने की ये प्रथा प्रारंभ करता है। और इसकी अगर बात की जाए, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी थी, उसके बारे में बात करते हैं। बिटा दूं प्रियंका, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की जिसके तहत 4 बाजार थे, जिसके तहत कितने बाजार थे, 4 प्रकार के बाजार थे। अच्छा, उन अगर बाजारों की बात करूं तो दीवान रिसालत नाम का एक विभाग इसकी निगरानी के लिए, ठीक है। और अगर रिसालत नहीं था सर, क्या, नहीं सॉरी, दीवान रियासत था, नवीन विभाग था, दीवान रियासत नाम का एक विभाग स्टार्ट करवाया। और अगर इसकी बात की जाए तो दीवान जो रसालत जो था वो एक विदेश मंत्रालय विभाग था। क्या था, विदेश मंत्रालय विभाग। मिटा दो, बात करते ही नहीं पर आएंगे पढ़े। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो इसके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उस पर बात करते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, कितने प्रकार के बाजार है, 4 प्रकार के बाजार है। कौन कौन से, नंबर 1 गल्ला ए मंडी। कौन सी, मैंने समझाई है ना चीजें सारी सारी। गल्ला ए मंडी, ये गल्ला ए मंडी किसके लिए था, अनाज के लिए। किसके लिए, अनाज खरीदने के लिए। और ये सफर बाजार था। रासायनिक प्रणाली का जनक इसीलिए किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अनाज खरीदने के लिए जो एक सफल बाजार था ये, ठीक है, सफल बाजार माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अनाज खरीदने के लिए गल्ला ए मंडी। नंबर 2 अगर बात की जाए तो सराय अदल, सराय अदल। अगर सराय अदल की बात की जाए तो कपड़ा बाजार था ये। कौन सा बाजार था, कपड़ा बाजार था। और 3 नंबर अगर बात की जाए तो वो बाजार था जो घोड़े, मवेशी, ये सब चीजें क्या थी, इससे खरीदी जाती थी। घोड़े, मवेशी व दासों का जो बाजार था वो एक अलग से था, ठीक है। और एक जो अन्य बाजार के अंदर गिना जाता है, जो लास्ट में आता है, सामान्य बाजार, जिसको कहते हैं अपने। ये सामान्य बाजार वो था जहां से कुछ भी खरीद सकते हो आप, चूड़ी, मिणिया, बिंदी, सुर्खी, पाउडर, कुछ भी खरीदो आप, ये वो बाजार था, ठीक है। यहां पर सभी वस्तुएं मिलती थी। यहां पर क्या था, सभी वस्तुएं मिलती थी, ठीक है। यहां पर सभी वस्तुएं मिलती थी। इसकी निगरानी के लिए अगर आपको पूछ लिया जाए तो एक नवीन विभाग की स्थापना की गई थी। नवीन विभाग की स्थापना की गई थी। कौन सा, दीवान रियासत। दीवान रियासत नामक क्या एक
नवीन विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे अपने बात करें तो एक और विभाग दीवान रसालत नामक एक विभाग की स्थापना और की गई। ये किसके लिए था? विदेश मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, विदेश मंत्रालय। ठीक है, कोई डिस्कशन करना हो तो यहाँ पे कीजिए आप। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही, क्योंकि इसने क्या किया, गल्ला मंडी अनाज वितरण अकाल पड़ गया तो उसके दौरान क्या है, अनाज का जो वितरण आज अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से गेहूं का जो किया जाता दान प्रदान, वही चीज क्या है उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। इसीलिए क्या है कि जो राशनिक प्रणाली का जो जनक है वो किसको माना जाता है, क्योंकि प्रथम ऐसा शासक है जिसने ये कार्य किया है। ठीक है, अनाज वितरण का। तो मिटा दो, लिख लिया। अब देना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नोट लगा के लिखना ये चीज कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा शासक जिसने अनाज वितरण किया अकाल के समय। कब? अकाल के समय। इसलिए राशनिक जो प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, राशनिक प्रणाली का, राशनिक तो समझते हो ना, राशन प्रणाली जो होती है, राशनिक प्रणाली का जनक अलाउद्दीन को माना जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। और अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की, क्योंकि देखो इतनी चीजें इसके बारे में मिलती हैं अपने को। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जलोदर नामक रोग से होती है, मैंने कल भी आपको बताया। ठीक है, और 2 जनवरी 1316 में, कब मृत्यु अगर पूछ ली जाए कब होती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो 2 जनवरी का टाइम मिलता है। 1316 ईस्वी इसका शासनकाल अंत में। ठीक है, और रोग कौन है? जलोदर नामक रोग। ठीक है, जलोदर नामक रोग से क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, उदरी यानी कि पेट। ठीक है, अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट 2-3 चीजें इसके बारे में, किस तरह से इसका मकबरा पूछ लिया जाए आपसे, मकबरा कहां पर है, तो कहां पर है? महरौली, दिल्ली के अंदर। कहां पर है सर? दिल्ली में। कुतुब कॉम्प्लेक्स कहां पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कुतुब मीनार के अंदर। ठीक है, क्या सर? हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसके 2 निर्माण कार्य और भी हैं। अलाउद्दीन ने कौन कौन से? श्री फोर्ट, कौन सा? फोर्ट का मतलब किला होता है। ठीक है, श्री फोर्ट व अल्लाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया। कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया? अल्लाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया, निर्माण इसने करवाया। कुछ और चीजें भी मिलती हैं इसके बारे में, कौन कौन सी? बता दो। देखो कुछ और चीजें कौन कौन सी मिलती हैं। इसके टाइम 2 कर लगे हुए थे, एक तो चढ़ी कर और एक घड़ी कर। कर कौन से थे? एक तो था घड़ी कर। घड़ी कर तो किस पर लिया जाता था? आवास पर। आवास पर कौन सा कर लिया जाता था? घड़ी कर लिया जाता था। और अगर चरी कर की बात की जाए तो दुधारू पशुओं पर लिया जाता था। एक चरी कर भी था इसके टाइम में लगा हुआ, जो दुधारू पशुओं, जो दूध देने वाले पशु थे ना, उन पर लिया जाता था। ठीक है, ये 2 कर भी लिए जाते थे इसके टाइम में, सॉरी इसके समय। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक माना जाता है। यह कर लेने वाला अलाउद्दीन क्या माना जाता है? क्या माना जाता है प्रियंका? अलाउद्दीन
प्रथम शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक माना जाता है, ये 2 कर लेने वाला। और अगर इसके टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसका एक मंत्रिमंडल विभाग, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं अपने। मंत्रिमंडल विभाग था इसका, क्या था इसका? मंत्रिमंडल विभाग था। बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, नंबर 1 एक पद था इसका जो दीवान ए रसालत, जिसके बारे में मैंने क्या बताया, विदेश मंत्रालय, ठीक है। दीवान ए वजारत, सॉरी, ठीक है, दीवान ए वजारत, उसके बारे में बताऊं हमें। दीवान ए जो वजारत जो था इसके मंत्रिमंडल के अंदर, ठीक है, ये क्या था, मंत्रिमंडल विभाग के अंदर एक क्या था, विभाग था, ठीक है। और इसका जो मुखिया था वजीर कहलाता था। और अगर इसके अंदर भी बात की जाए, नंबर 2 दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। नंबर 3 अगर बात की जाए तो दीवान ए आरीस, दीवान ए अरीज या आरीस, ठीक है। नंबर 4 अगर बात की जाए दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, ठीक है। दीवान इंसा की अगर बात की जाए तो ये शाही आदेश के लिए था। किसके लिए? ये पद किसके लिए है? शाही मंत्रिमंडल विभाग के अंदर है। ये पद किसके लिए? दीवान ए इंसा का पद शाही आदेश जारी करने के लिए, ठीक है। और जो दीवान ए आरीज जो है ये सेना विभाग था इसका। कौन सा विभाग था? सेना विभाग था। और अगर दीवान ए रसालत तो विदेशी विभाग या विदेश मंत्रालय था इसका। ये चीज मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की ये कुछ मुख्य जानकारियां थी। और अगर एक दो चीजें और वो बता देता हूँ। मलिक खुसरो के बारे में और चीजें बता देता हूँ, 2-4 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, फिर अपने खिलजी में पूरा हो जाएगा। और मेरे मलिक खुसरो पता नहीं क्यों याद आता है, मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। बेटा दूं? अब देखना, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी का शासनकाल उसका। किसका? मुबारक शाह खिलजी। अंतिम शासक खिलजी वंश का मुबारक शाह खिलजी। बहुत ही शराबी, क्या? बहुत ही शराबी, ठीक है। 1316 से 1320 के दौरान क्या है इसका शासनकाल रहा। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो अपने आप को इसने क्या कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया था। देखो, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, ठीक है। ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। ऐसा करने वाला क्या माना जाता है? ये प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। कौन? मुबारक शाह खिलजी की अगर मैं बात करूं तो। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो बर्नी के अनुसार ये चीजें मिलती है। हालांकि देखो, बर्नी इतिहासकार, बर्नी कहता है कि ये नग्न अवस्था में दरबार में आ जाता था। क्या आ जाता था? ये नग्न होकर दरबार में आ जाता था, शराब के नशे में आ जाता था, ठीक है। इस चीज आपकी जानकारी के लिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो इसका एक काम बढ़िया मान लो चाहे बुरा मान लो, इसने क्या किया कि गुजरात का एक व्यक्ति, क्या नाम मिलता है उसका? हिंदू, गुजरात का एक हिंदू व्यक्ति था, उसको इस्लाम कबूल करवा दिया इसने। इस्लाम क्या किया? कबूल करवा दिया। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। और उसको एक उपाधि दे दी। कौन सी? मलिक खुसरो की। ये बार बार मलिक खुसरो याद आता है। मलिक खुसरो की क्या कर दी? उसको उपाधि दे दी, मलिक खुसरो शाह। ये उपाधि प्रदान की किसको? इस हिंदू व्यक्ति को, जो क्या था? गुजरात का था, और उसको इस्लाम कबूल करवा दिया मुबारक शाह खिलजी ने। और अगर बात की जाए इसी आपका मलिक खुसरो शाह जो है, ये हिंदू व्यक्ति जो है, इसको वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। किस पद पर? वजीर के
पद पर नियुक्त किया गया और क्या किया कि मुबारक शाह ने एक उपाधि ली पैगंबर की। कौन सी? पैगंबर की उपाधि ली। इसकी उपाधि, एक और उपाधि पैगंबर की उपाधि, देखो उपाधि देखो इसकी, पैगंबर की इसने उपाधि ली। और अगर बात की जाए तो देखो अब ऐसा बंदा है, देखो भाई शराब के नशे में दरबार में आ रहा है और ऐसी ऐसी उपाधियां ले रहा है, ढंग के काम इसके है नहीं। एक हिंदू व्यक्ति को कहां पर बिठाया, इसने अपने वजीर के पद पे बिठा दिया, इस्लाम कबूल करवा दिया, तो कांड तो होना ही था। कांड हुआ और हुआ क्या कि इस मलिक खुसरो ने क्या कर दिया, दी एंड कर दिया किसका? मुबारक शाह खिलजी का। 1320 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में इस मलिक खुसरो शाह ने क्या कर दिया, शाह ने हत्या कर दी, हत्या कर दी किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। मुबारक शाह खिलजी की। अब देखो मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई है, ठीक है। और खुद को ये सुल्तान घोषित कर देता है। खुद को क्या कर देता है? ये सुल्तान घोषित कर देता है। कौन? मुबारक और मलिक खुसरो। मलिक खुसरो क्या कर देता है? अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। और ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम है। ये क्या है? दिल्ली सल्तनत पर ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम है अभी तक का। ये भारतीय तो थे नहीं, तो बाहर वाले मुस्लिम है। भारतीय मुस्लिम जिसने ये कार्य किया वो प्रथम कौन था? प्रथम भारतीय मुस्लिम दिल्ली सल्तनत में, जिसने क्या किया? जिसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाता है? खिलजी वंश पूरा हो जाता है। इसी तरह से क्या हो जाता है? खिलजी वंश पूरा हो जाता है। अपने क्या है, गुलाम वंश की बात की, अपने खिलजी वंश की बात की। कल अपने किसकी बात करेंगे? तुगलक वंश की बात करेंगे। इसी के तरह